नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी जो आवाज़ है वो आप तक स्पष्ट पहुँच सके। तो अगर आवाज़ कम आ रहा होगा तो कृपया मुझे कमेंट पर बताएं कि आवाज़ कम आ रहा है जो लोग लाइव हमसे जुड़ने वाले हैं। बहरहाल, जिस प्रकार से टॉपिक है उस टॉपिक के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि आज जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का छत्तीसगढ़ जो था वो दौरा था। और इस दौरा के दौरान उन्होंने बहुत से ऐसी बातें कही जिस पर आपको विचार करना अत्यावश्यक है। तो उन्हीं के उन बयानों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं मुद्दे की बात कहूँ, किस प्रकार से सतनामियों को वोट बैंक के रूप में, चाहे वो गुरु हों, चाहे वो पार्टियों के प्रमुख हों, किस प्रकार से ये वोट बैंक के रूप में सतनामी खेमे को ये प्रयोग में ला रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा धार्मिक बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा सतनामी जो खेमा है, सतनामी जो ग्रुप है, या सतनाम धर्म के जो अनुयायी हैं, उनकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। ये बात अलग है कि उनको सभी चीज़ों की जानकारी है, लेकिन फिर भी चूंकि आगामी दिनों में जो जिस पार्टी के द्वारा सरकार बनाया जाएगा, उस पार्टी के द्वारा किस प्रकार से आपको प्रलोभित करते हुए फिर से 5 साल बरगलाने की कोशिश कर रही है, उस पर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश मेरे द्वारा आज की जा रही है। फिलहाल जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस खबर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें। फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब जो छत्तीसगढ़ दौरे पे लगातार आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी कहें या फिर कांग्रेस कहें, लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर ये आ रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और इसके मद्देनजर जो है वो लगातार ये पार्टियों के द्वारा यहाँ पर रैलियां की जा रही हैं। आज की अगर बात कहें तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जगदलपुर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी साहब का दौरा था। इस आयोजन को भव्य बनाते हुए गांव गली मोहल्लों से लोगों को लाने के लिए ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया था, जिसमें गाड़ी, समोसा और शाम की जो व्यवस्था, मदिरा, ये सभी चीजों की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित की गई थी, जिसके आधार पर यहां पर भर भर के लोगों को लाया गया। फिलहाल आप सब जानते हैं कि इस प्रकार के पार्टियों में किस प्रकार से भीड़ इकट्ठा की जाती है, तो इन्होंने भी इस चीज को किया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी यहां पर आए हुए थे और राहुल गांधी के उस दौरे पर भी, उस रैली पर भी इसी प्रकार से लोगों को भर भर से गांव गली मोहल्लों से उठाकर ले जाया गया था। आज की अगर बात कहें तो मैं पहले जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उन बातों को आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद फिर मैं उन चीजों की याद आपको दिलाने वाला हूं जिसको याद करना आपके लिए अत्यावश्यक है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिलासपुर में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का समापन करने पहुंचे हुए थे। जी हाँ, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। पीएम की उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। पीएम ने कहा कि हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल, हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। ये बातें नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। निसंदेह अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आए हुए हैं तो कमल की बात कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशान है, कमल, और कमल फूल खिलाने की बातें उन्होंने अपनी रखी। उसके बाद आगे वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव की तारीफ की है। टीएस सिंहदेव, जैसे कि आप जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी आसीन है, और टीएस सिंहदेव जो हैं वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही अपने लाइव वीडियो में इंगित करा चुका है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव स्वयं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं। क्या मजबूरी है, क्या है, कैसा है, आगामी आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा। क्या इनका किसी प्रकार का सीडी बना है, किसी प्रकार का वीडियो बनाया गया है, किसी प्रकार की बड़ी खामगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गया है, जिसकी वजह से अब ये मजबूर है उनको समर्थन देने में। और ऐसी ही बातें निकलकर सामने आती है सतनामी गुरुओं के बारे में भी, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कहें। क्या वजह है कि जो अधिकारी, जो गुरु जो हैं, लगातार जिस पार्टी के विरोध में बातें कहा करते थे, जिस प्रकार से वो लोग मुखरित होते थे अपने वचनों में, अपनी बातों में, अपने बयानों में, इन बातों को जिक्र करते थे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान विरोधी और जो समाज विरोधी काम जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे कट्टर लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी में आना और भारतीय जनता पार्टी से अब दावेदारी प्रस्तुत करना कहीं ना कहीं इस बात को सत्यार्थ करता है कि किस प्रकार की मजबूरी है जिसकी वजह से हमारे इन लोगों को इस प्रकार की बातें कहने की आवश्यकता पड़ रही है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे
नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आज की मीटिंग के बारे में या आज के उस रैली के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएस सिंहदेव की तारीफ की। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से कहा कि दिल्ली अन्याय नहीं करती है। दिल्ली यानी केंद्र जो है, केंद्र पे जिसकी सरकार होती है वो अन्याय नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में कितनी भी कोशिश करूं लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार उसे फेल करने में लगी रहती है। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रखी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहां के उप मुख्यमंत्री यानी टीएस सिंहदेव जी ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिनों पहले टीएस सिंहदेव साहब ने एक भरी सभा में, एक ओपन मंच में उन्होंने इस बात को रखा था कि किस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो भूपेश बघेल जी जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं, वो जनता से बहुत सारी बातों को छुपाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में जिस प्रकार का संबंध, जिस प्रकार का नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में समाहित किया गया है, उन बातों की उपेक्षा की जाती है। उन बातों को ना ही कांग्रेस के भूपेश बघेल के द्वारा और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के द्वारा इन बातों को कहा जाता है। इनको सिर्फ वही बातें कहनी होती हैं जिससे इनको वोट जो है वो मिल सके। इनको इनकी पार्टी बनाने में, इनकी सरकार बनाने में जो बातों का सहयोग इनको चाहिए रहता है, वही बातें ये कर कर अपनी बातों को रोक देते हैं। ये पूरी बातें कभी भी नहीं रखते। इसको लेकर ही हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगली जो बात है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले हुए हैं, ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और भाजपा को लाने के लिए पूरी तैयार नजर आ रही है। पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। इस बात में कोई भी दुमना नहीं है, द्विभाषी नहीं है, किसी भी प्रकार का शंका विशंका नहीं है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए भरसक प्रयास किए थे और उन्हीं के प्रयासों के प्रसाद पर्यंत जो है छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना साधी गई थी और उसको मूर्त रूप दिया गया था। आगे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया है। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसका चूल्हा कोरोना में ना जला हो। इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए। यह आज भी चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाला अन्न को भी खा दिया। इसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी साहब का, जो कि हाल में अभी फिलहाल प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब आचार संहिता की घोषणा होगी तो उस समय हम उनको सिर्फ नेता के नाम से अभी संबोधित करेंगे। जिस प्रकार की परिवर्तन अभी 5 राज्यों में देखी जा रही है, जिस प्रकार का अभी हाव भाव देखा जा रहा है, इसके मद्देनजर तो यही देखने को मिल रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री के पद की लालसा रखने वाले हमारे अग्रणी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं सत्ता से उतर ना जाएं। फिलहाल आगे की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है गरीब राज्य रहा है। हमने अन्न का यहाँ पर कभी भी कमी नहीं होने दी। अगर गरीब का अन्न खाने वालों को दोबारा मौका मिलता है तो घोटाला करने वालों की जो हिम्मत है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबा कर रखा है, छिपा कर रखा है। आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है, ये बातें कही। ये लोग तो ऐसे हैं जो गोबर को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने गौमाता के नाम पर भी घोटाला किया। कांग्रेस ने क्या क्या सपने दिखाए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। ये बातें नरेंद्र मोदी साहब ने कही हैं। आगे मैं और आपको पढ़ देता हूं। पीएससी घोटाला का भी इन्होंने जिक्र किया। पीएससी घोटाला जो है, लोक सेवा आयोग जो है छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च एग्जाम जो ऑर्गेनाइज करता है, जो डिप्टी कलेक्टर जैसे रैंक पर लोगों को आसीन करता है, तो उस पद में भी लगातार घोटाले हो रहे हैं। इस बात में कहीं पर भी गलत बात नहीं है। ये बात एकदम सत्यार्थ है कि पीएससी में किस प्रकार का घोटाला कांग्रेस सरकार में देखा गया है। और जो भावी जो उस पद के दावेदार हैं, जो लोग 5 साल से 10 साल से लगातार जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर रहकर कोचिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ
अन्याय है और अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूं कि पीएससी घोटाले को लेकर पीएम ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो युवाओं को बहुत सपने दिखाए, लेकिन पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया। जो काबिल है वह बाहर और जो नहीं है उसे जगह दे दी गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी धोखा किया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में भी नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के ऊपर सीधे सीधे लांछन लगाते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैंने अब आखिरी जो उद्बोधन उनका था वो किसानों पर आकर टीका किसानों के बारे में उन्होंने कहा ये भी आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भी धोखा किया है। धान के पैसे केंद्र सरकार देती है और दावा कांग्रेस की सरकार करती है। भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है और भाजपा की सरकार बनाने के बाद इसका पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी साहब ने अपने उद्बोधन में कहा। अब बात मुद्दे की करते हैं कि इस प्रकार से आज उनकी रैली में जो भर भर के लोगों को ले जाया गया था, गांव गली मोहल्लों से जिनको ले जाया गया था, वो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए देखे गए और जैसा कि हर रैली में देखा जाता है। फिलहाल सतनामियों को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सतनामियों को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर ये जो समाज है उनको अगर ज्ञान आ जाता है तो उनकी जो इंद्रियां हैं वो खुल जाती है। तो मैं आज कोशिश करने वाला हूं अपने इस वीडियो में उन्हीं के उन इंद्रियों पर थोड़ा सा कुठाराघात करते हुए, उनको जानकारी देते हुए और एक बार उनकी जानकारी को वापस से पुनर्जीवित करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में ही एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको बोरसरा धाम के नाम से जाना जाता है। बोरसरा में जो धर्म गुरु रहे हैं अमरदास जी, उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद से उस क्षेत्र में कब्जा के लिए लगातार सतनामियों के साथ साथ अन्य जो वहां के लोकल जो रहवासी हैं उनके साथ लगातार इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। और ये जो मामला है उस बोरसरा धाम में आधिपत्य को लेकर हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है। उस लंबित मामले को ये जो घटना है, जो घटना घटी वहां पर नरसंहार जो मचा, बहुत सारे लोगों को मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, बंदूक भी वहां पर चलाए गए, ऐसी जो घटना है उस समय के रमन सरकार के कार्यकाल में घटी थी, जो कि सतनामियों के इतिहास में छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा कांड था जिसको आपको याद करना चाहिए इस वक्त में, जिस वक्त में आपके धर्मगुरु भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके द्वारा पाए गए वोटों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदेबाजी करते हुए आपके विश्वास को छला जा रहा है आपके ही गुरुओं के द्वारा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से आज से 8-10 साल पहले जो धर्मपुरा है, धर्मपुरा जो कांड है, धर्मपुरा कांड के नाम से उस केस को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में मामला लंबित है। वहां पर किस प्रकार से गुरुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और गोलियों चलाने के साथ साथ वहां पे जो सतनामी समर्थक जो गए हुए थे उनके साथ किस प्रकार से पुलिस के द्वारा बर्बरता अपनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में रमन की सरकार थी और वहीं से दबी जुबान पर यह बातें सामने आई कि किस प्रकार से लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया है। वहां से लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार वहां पर बोरसरा धाम में सतनामी आधिपत्य करने के लिए अपने गुरु के उन चीजों को जिसमें झूला है, उनका कुआं है, उनका बाड़ा है, उन सभी चीजों को अपने आधिपत्य में लेते हुए अपने उस गुरु को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए उन्होंने प्रयास कर रहे थे। लेकिन यहां पर प्रशासन जो है इनके ऊपर किस प्रकार से टूट पड़ा था उस चीज को आपको भूलना नहीं चाहिए। ये थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सतनामियों के ऊपर किए गए दुर्व्यवहार के बारे में। दुर्व्यवहार शब्द बहुत ही छोटा शब्द बनता है लेकिन फिर भी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हकीकत बात तो यह है कि बहुत पीड़ा हुई थी उस समय जब इस प्रकार के कांड जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करवाया गया था। दूसरी बात, वहां पर महंतबाड़ा है और महंतबाड़ा में आज भी गुरु का सतनामी जो गुरु हैं अमरदास जी, उनका वहां पर बाड़ा है और उनके जो सामान है, चाहे हम कुआं की बात कहें, चाहे उनके झूले की बात कहें, चाहे उनके उस बाड़े की बात कहें, तो उस पर आधिपत्य की लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से जब गोली चलाने के आदेश दिए गए थे तो उस समय के तत्कालीन जो गुरु थे, गुरु बालदास जी, उनकी जान बचाने के लिए वहां के लोगों ने किस प्रकार से मदद किया था, उनको किस प्रकार से नाले में डुबाकर उनको वहां से निकाला गया था और किसी प्रकार से उनकी जान बचाई गई थी। और बाद में
बाद में उन्हीं गुरुओं के द्वारा, उन्हीं सतनामियों के गुरुओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद लोरमी या कहें और अन्य अन्य जगहों से चुनाव लड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें सतनामी खेमा जो था वो उन बातों को नहीं भूला था। और अंततः क्या हुआ कि लोरमी से ये चुनाव लड़े थे और वहां पर इनकी हार हुई थी। जी हां, आपको बताएं कि उस समय भी जो सोमेश बाबा हैं, ये बेटे हैं, गुरु बालक दास के बेटे हैं, और उनके द्वारा वहां चुनाव लड़ा गया था। उस चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी में जो गुरुओं का जो खेमा है वो लगातार जुड़ता गया है। इसके साथ ही अब हम वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, 15 वर्ष का बीजेपी शासनकाल के बाद जब कांग्रेस ने पुनर्जीवित करते हुए अपने आप को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पदासीन किया, और कांग्रेस के द्वारा किसानों के हित में बहुत सारे वादे किए गए, दावे किए गए, जिनमें से बहुत सारी चीजों को उन्होंने पूरा किया और बहुत सारी चीजें जो थी आज भी बची पड़ी हैं। तो उनके द्वारा, उनके शासनकाल में, ये विगत 5 वर्षों के कार्यकाल में सतनामी जो खेमा था वो अपने उस दर्द को भूल नहीं पाया था। लेकिन इस दौरान उनको आशा थी कि कांग्रेस के आने के बाद कहीं ना कहीं इनके मौलिक अधिकारों के, इनके समाज के, इनके सर्वांगीण विकास के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रयास किया जाएगा, और इस प्रकार के जो मामले जो इनके गुरुओं को, इनके क्षेत्रों को लेकर जो लगातार विवाद का कारण बना हुआ है, इन विवादों का समाधान कहीं से निकाल पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। दूसरी बात, घटनाएं घटी, जैसे कवर्धा के धर्मपुरा की जो मामला है वो आपको याद होगा, किस प्रकार से वहां पर बर्बरता अपनाई गई सतनामियों के लिए, किस प्रकार से जैत खाम तोड़े गए, उखाड़े गए, जलाए गए, और नाना प्रकार के क्रिया वहां पर देखा गया। धर्मपुरा ही एक मामला नहीं था, इसके साथ ही बिलासपुर में भी जैत खाम उखाड़े गए। कवर्धा के साथ साथ आपके लोरमी क्षेत्र में भी इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई। झजपुरी जो क्षेत्र है वहां पर भी जैत खाम उखाड़ा गया। इसके साथ ही भाटापारा में भी सतनामियों के साथ बर्बरता देखी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे क्षेत्र में सतनामी जो खेमा है उसके ऊपर किस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग टूट पड़े। आप सोच सकते हैं, जब प्रशासनिक कार्रवाई जब की जा रही है तो किसका आदेश होगा। तो उस समय की जो सत्तारूढ़ सरकार रही है वो थी कांग्रेस। भूपेश बघेल की सरकार के दौरान इस प्रकार से कांड हुआ छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस में भी कुछ गुरु सतनामियों के थे और भारतीय जनता पार्टी में भी सतनामियों के ही गुरु आसीन थे। लेकिन जब इस प्रकार से सतनामियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, सतनामियों के साथ धार्मिक भेदभाव करते हुए उनके जैतखामों को, उनके तीर्थ स्थलों को या उनके धार्मिक केंद्रों को जब उखाड़ा जा रहा था, उस समय ये गुरु कहां थे। सुनने में यह भी आया, जब धर्मपुरा कांड हो रहा था, जब गुरुओं तक ये बातें पहुंची तो गुरु वहां पर देखने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन 3-4 किलोमीटर पहले ही उनको जब यथार्थ स्थिति की जानकारी जब मिली कि सतनामी कौम को रोक पाना असंभव है, तो 3 किलोमीटर पहले ही उल्टे पांव वो वापस भाग गए। इसके बाद लगातार मीडिया उनसे सवाल करती रही, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था उनके पीछे कि आप गुरु होकर सतनामियों के रक्षण के लिए और दोषियों पर कार्रवाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इन गुरुओं ने चुप्पी साध रखी थी, वैसे ही जैसे वर्तमान हालातों को लेकर देश के नरेंद्र मोदी साहब चुप्पी बनाए हुए हैं। ये जो घटनाक्रम घटा है ये कांग्रेस के शासनकाल में घटा हुआ है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कवर्धा धर्मपुरा में सतनामियों के साथ नरसंहार, इसके साथ ही बिलासपुर क्षेत्र में सतनामियों के साथ नरसंहार, जैतखाम तोड़ने की क्रिया, वहां पर जो गंदी चीजें हैं वो जैतखाम में चढ़ाने की कोशिश। भाटापारा क्षेत्र में सेम ऐसी ही घटना, टंगिया चलाया गया था, जैतखाम उखाड़ने की कोशिश की गई थी। झजपुरी जो है लोरमी में इसी प्रकार के कांड देखे गए थे। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी सतनामियों को मुंह की खानी पड़ी थी, सतनामियों के सतनामियत पर सवालें उठाई गई थी, उनके गुरुओं के साथ अनादर किया गया था, गुरुओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, और कांग्रेस शासनकाल में भी इन गुरुओं के साथ अनादर किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, सतनामी खेमा को दबाने की कोशिश की गई। बावजूद इसके सतनामी जो गुरु हैं वो लगातार इन पार्टियों का दामन थामे हुए हैं। न जाने किस प्रकार की इनकी मानसिकता है, न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये भाजपा और कांग्रेस के अलावा इनके दिमाग में कोई चीज नहीं आता। ये सतनामियों को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं, और यही वजह है कि सतनामी समाज के लोग अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखने की वजह से ये गुरु जिस भी पार्टी का दामन थामते हैं उस पार्टी की सरकार या कहें उस पार्टी का विधायक, सांसद जो होता है वो निकलकर सामने आ जाता है। चाहे मस्तूरी क्षेत्र की बात कहें, चाहे हम
चाहे हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की बात कहें जहां पर इन गुरुओं के द्वारा सतनामियों को बरगलाते हुए इनका वोट पाकर अपने वोटों को भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को ये बेच देते हैं। वर्तमान में रुद्र गुरु का नाम आप जानते हैं। रुद्र गुरु छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री के पद पर हैं और कांग्रेस से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। ये वही गुरु हैं जो कभी भी सतनामियों के ऊपर जब अत्याचार किया जाता है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो कभी भी अपनी मुख नहीं खोलते हैं। लेकिन जब ये मेले होते हैं तो उन मेलों में सतनामियों के किसी कार्यक्रम में, किसी रैली में, किसी कार्यक्रम में जब इनको बुलाया जाता है तो इनकी गाड़ियों के काफिला आपके मंच तक घुसता जाता है, जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ होती है। मंच तक इनको लाया जाता है गाड़ी से, और मंच से जब गाड़ी से मंच तक इनको बिठाया जाता है तो भी नए कपड़े में, धोती में इनके पद चिन्हों को समाहित करते हुए इनकी चरण पादुका जो होती है, वो चरण जो है धरती पर ना पड़े करके इनको किस प्रकार से गाड़ियों से उतारकर मंच तक ले जाया जाता है। बकायदा इनके चरण जो है धरती पर पड़ने नहीं दिया जाता। ये ऐसे गुरु हैं और ऐसे सतनामी समाज का विश्वास अपने गुरुओं के प्रति है, इस बात से जाहिर होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको अपने उन गुरुओं के प्रति तब आक्रोश आता है जब ये अपने उन भक्तों का या उन अनुयायियों का भरोसा, विश्वास जो है वो पार्टियों को चंद पैसों के नाम से, चंद किसी रीजन के नाम से, व्यक्तिगत रीजन के नाम से उनके वोटों को बेच देते हैं और किसी भी उस पार्टी का सरकार बनाने में ये सहयोग करते हैं जो उनके समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। हाल ही में अगर आपको बताएं तो अब 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को लगातार रैली का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब यहां आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। रथ यात्रा निकाली जानी है, 25 किलोमीटर का रथ यात्रा होगा। इस दौरान वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब छत्तीसगढ़ आने के बाद जिस प्रकार से बखिया उधेड़े हैं तमाम लोगों का, उन चीजों पर सफाई देते हुए कांग्रेस जो है वो नजर आएगी। इस दौरान सतनामियों के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जो आपको अवगत करानी है। लेकिन ये याद रखिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग करने के लिए कभी सामने आई है। ये केवल वोट बैंक के रूप में आपको यूज करती है, केवल आपको चाय, नाश्ता, समोसा और शाम की व्यवस्था का झांसा देकर आपके गले में भगवा रंग का गमछा लटका देती है और अपने पार्टियों में भीड़ के रूप में आपको वहां पर इकट्ठा कर देती है। इन्होंने कहा कि 5 किलो चावल हम शुरू से देते हुए आए हैं और 5 किलो चावल के साथ साथ आपके घर में शौचालय बना दिया गया। आप सोचिए 5 किलो चावल में कितना खाएंगे और शौचालय कितना उपयोग करेंगे। दूसरी बात इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से, वैसे वादे तो बहुत सारे किए गए, दोगले वादे किए गए, चाहे गरीबी की बात करें, भुखमरी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, आज सभी समस्याएं देश में शीर्ष स्थान पर रखती हैं। लेकिन 9-9.5 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, देखिए नरेंद्र मोदी इसलिए हमको बोलना पड़ता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे किसी क्षेत्रीय नेता की बात कहें, चाहे सांसद की बात करें, विधायक की बात कहें, चाहे वार्ड पार्षद की बात कहें, ये बगैर उनकी अनुमति के, बगैर उनके आदेश के अपनी मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल सकते। इतना कठोरता से पालन करते हैं अपने उस शीर्ष नेतृत्व का। सोचिए, जिस पार्टी में इतनी कड़ाई है, अपने लोगों को उतनी आजादी नहीं दी जाती कि ये अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए कोई चीज बोल सके, मीडिया में लोगों के सामने बोल सके। तो सोचिए उस सरकार के द्वारा आपके ऊपर कितनी बर्बरता लाने का प्लान किया जा रहा है। 2047 में जिस प्रकार से संविधान इनके द्वारा बनाकर थोपने वाले हैं, सोचिए किस प्रकार की बर्बरता की स्थिति आपकी होगी। अभी हाल फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ की बात कहें, वैसे मध्य प्रदेश की बात कहें, राजस्थान की बात कहें, तो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा देते हुए दूसरी पार्टियों का दामन थामा है। दूसरी पार्टियों में सबसे अग्रणी जो है वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इनको अब तक ये बातें समझ में नहीं आई हैं कि जो मुकी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खाया है, लगभग वही मुकी ये कांग्रेसी शासनकाल में भी खाने वाले हैं। दोनों पार्टियों में अंतर सिर्फ इतना है कि संविधान बनाते वक्त कांग्रेसी उसके समर्थन में थे और भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माण के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, दूसरे खेमे में खड़े हुए थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन एक तो संविधान को नकारता ही है, दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस, संविधान बनाने में सहयोग तो किया था लेकिन संविधान को आज तक ये क्लियर समझ ना सके और नहीं समझने की वजह से ही लगातार इनके द्वारा
हमारे देश के सभी तबकों के ऊपर कभी भी ये न्याय नहीं कर सके, हमेशा अन्याय ही करते देखे गए हैं। वर्तमान में देखिए, मैं किसी के फेवर की बात नहीं करता, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं और किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन अगर हम बात कहें कि वर्तमान में आपको किसका समर्थन करना चाहिए या किन पार्टियों की तरफ जानी चाहिए, तो मैं किसी पार्टी विशेष का नाम ना लेते हुए आपको बताऊंगा कि आपके सैद्धांतिक सैद्धांतिक या संवैधानिक ढांचे पर जो खरी पार्टी उतरती है, जो दलगत राजनीति नहीं करती, जो जाति की बात नहीं करती है, जो धर्म की बात नहीं करती है, जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, जो विकास की बात करती है, ना सिर्फ आपके आपके परिवार के, आपके बच्चों के भविष्य के, आपके समाज के, आपके देश के, ऐसी पार्टियों के साथ आपको जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि जिस पार्टी में जितने शिक्षित लोग रहेंगे, चाहे वो वार्ड पार्षद ही क्यों ना हो, चाहे सरपंच क्यों ना हो, चाहे वो पंच क्यों ना हो, जितने शिक्षित लोगों को आप चुनाव में वोट देकर सामने लाएंगे, उतना आपके लिए हितकर होगा, आपके पार्टी के लिए या आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव गली मोहल्लों और आपके देश के लिए वो हितकर होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात को बहुत शॉर्टकट तरीके से आपके बीच रखना चाहूंगा। इसके साथ ही ये तो थी धर्म की बात और धर्मगत राजनीति किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा करी जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो नरेंद्र मोदी साहब ने उठाया वो था महिला आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण को लेकर भी मैंने अपने पूर्व वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं, किस प्रकार से इसमें श्रेय लेने की होड़ देखी जा रही है। वैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा तो लगातार जब से इनकी पार्टी बनी है, जब से इनकी सरकार बनी है दिल्ली में, तब से एक होड़ समझ गया है हर चीज का क्रेडिट लेने का, हर चीज का मतलब हर अच्छी चीज का, चाहे चंद्रयान की बात कहें, चाहे वो सौरयान की बात कहें, चाहे वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं, फ्लाईओवर का निर्माण हो, देश में सड़कों का जाल हो, जिस प्रकार से इन चीजों का श्रेय लेने के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब गोदी मीडिया में सर्वप्रथम उद्बोधन देते हुए नजर आते हैं, उतना ही अगर वो जहां पर नेगेटिविटी फैलती है, जहां पर समाज में कोई गलत चीज हो जाता है, उसको सुधारने के लिए सर्वप्रथम नाम उनका नहीं आता। चाहे अब इन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना, बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो वो मोदी साहब की जुबानी बोलते हुए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए लोगों के द्वारा ये बातें कही जाती है कि वैसी ही घटना तो राजस्थान में भी हुई है, वैसी ही घटना तो आपके अन्य क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में हुई है, उसकी बातें क्यों नहीं करते हैं भाई। आपकी अगर जानकारी अच्छी होती तो आपको पता चलता कि एक आदमी का मरना क्या होता है और 1000 आदमी का मरना क्या होता है। अब दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन जहां पर हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, उस घटना को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। जो देश के शीर्ष नेतृत्व वाली जो पार्टी है, शीर्ष जो पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है चाहे अच्छाई के लिए क्रेडिट लेना, तो अगर अच्छाई के लिए वो क्रेडिट लेते हैं तो बुराई के लिए भी उनको क्रेडिट लेना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपने फितरत से मजबूर हैं, उनकी फितरत ही इस बात की है कि वो अच्छाइयों का क्रेडिट तो जरूर लेंगे, लेकिन जहां पर नेगेटिविटी आती है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय, वहां पर ये कभी भी सामने नहीं आते। आज तक मणिपुर के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। महिलाओं के साथ अत्याचार चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, एक महिला हो चाहे वो 1000 महिला हो, लेकिन जब भी अत्याचार होगा तो कभी भी ये नरेंद्र मोदी साहब, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कभी भी उस बारे में नहीं बोलने वाले, और ना ही उनका नेतृत्व के, उनके पार्टी के लोग, चाहे वो अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ उनका कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो भी नहीं बोलेगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत या इंडिया की बात पूछने पर वो कहते हैं भारत ही होना चाहिए। ये बात उनको नहीं पता कि भारत तो भारत का नाम पहले से ही है, ये संविधान में भी है। देश के कोने कोने में फैली हुई जो आबादी है हमारी, अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ कोई अगर व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसको भी उसके देश का नाम पता है। लेकिन अब ये उसकी भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, देश का नाम हमने रखा था भारत, इस क्रेडिट को भी ये लेना चाहते हैं। वैसे ही अगर महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण की बातों को लेकर कांग्रेस ने पहले राज्यसभा में बिल पेश किया था, और अगर पेश किया था तो सबसे पहले आने वाले व्यक्ति का नाम होता ही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे चांद पर जाने वाला
तीन व्यक्ति थे, उनमें से 2 व्यक्ति चांद की धरा पर उतरे थे, लेकिन प्रथम व्यक्ति जिसने कदम वहां पर रखा था उसको ही सबसे पहला क्रेडिट जाता है चांद की धरती पर कदम रखने वाला। वैसे ही महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहले कांग्रेस ने राज्यसभा में लाया था, चाहे जिस भी वर्ष में लाया गया हो, लेकिन लाया तो इन्होंने ही था, पास करवाया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये बातें आप तक समझ में आनी चाहिए। ये किसी पार्टी का श्रेय लेने की बात नहीं है, ये सच्चाई है जिसको आपको समझनी चाहिए। अगर कोई क्रेडिट लेता है और क्रेडिट लेकर आपका वोट मांगने की कोशिश करता है तो उसको आईना आप जरूर दिखाएं। इसके साथ ही ये तो महिला आरक्षण की बात थी, मैंने आपको बताया कि देश की किस प्रकार से स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार, अभी रायपुर में बलात्कार कांड हुआ, किस प्रकार से मॉल के जो यार्ड था जहां पर गाड़ी मोटर्स रखे जाते हैं, पार्किंग जोन था, वहां पर किस प्रकार से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला के साथ लगातार शोषण हो रहा है, चाहे वो भाजपा का कार्यकाल देखो चाहे कांग्रेस का देखो। इसमें किसी शासन के ऊपर दोषारोपित करते हुए और उसको ठीक करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाने के बजाय आम जनता को अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी मानसिकता और अपनी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे वो देश की बात हो। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के, चाहे वो राज्य के हो चाहे वो देश के हो, उनको हमेशा जिम्मेदारी पहली हमारे राज्य में, हमारे देश में फैल रही जो दूषित मानसिकता है, जो नकारात्मकता है, उसके लिए पहले उनको श्रेय लेना चाहिए। सबसे पहले अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी नरसंहार होता है, किसी प्रकार का भद्र व्यवहार होता है, कोई कर्मकांड होता है, हत्या बलात्कार होता है, तो सबसे पहले राज्य के, देश के शीर्ष नेतृत्व को आकर उस पर कार्रवाई करने के लिए जूझना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं, उसको दूर क्यों किया जाना चाहिए या क्यों नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं किया गया। दूसरी नहीं, तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो अंतिम बात मेरी रहेगी, धान के बारे में दूसरे वीडियो में बात करने वाला हूं। पहली और अंतिम जो मेरी बात है वो लोक सेवा आयोग को लेकर है, पीएससी को लेकर है। पीएससी यानी लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण पदों पर, सबसे शीर्ष पदों पर लोगों की दावेदारी प्रस्तुत करती है, लोगों को नियुक्त करती है, लोग एग्जाम दिलाते हैं, उससे पहले वो सालों साल जो है वो मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अंततः वो एग्जाम देते हैं पीएससी का। और एग्जाम देने के बाद यहां पर घोटाला होता है। घोटाला किस बात को लेकर होता है? पोस्टिंग को लेकर घोटाला होता है, चयन सूची जारी करने के लिए घोटाला होता है। जो सर्वाधिक नंबरों से पास होने वाले लोग होते हैं उनको सही उत्तरों पर भी सही आंसरों पर भी उनके मार्क्स काटे जाते हैं, और जो गलत उत्तर दिए हुए लोग रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पीएससी के लोगों तक या शीर्ष लोगों तक जिन्होंने पैसा पहुंचा दिया है, उन लोगों को गलत आंसर पर भी मार्क्स देकर उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और उनको पोस्टिंग दे दिया जाता है। यही वो घोटाला है जिस घोटाले के बारे में भी हम विस्तार से किसी वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है कल के लाइव में हो या फिर परसों के लाइव में हो। कोशिश करूंगा कि इसको विस्तार से आपको बता सकूं किस प्रकार से 2012 में, 11 में और उसके बाद आपका 15 में, फिर 18 में, फिर 20 में, अभी 23 में किस प्रकार की घोटालों की बातें लगातार छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। मेहनतकश जो लोग हैं, जो लगातार पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए संवैधानिक ढांचे के आधार पर वो पढ़ाई कर रहे हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको दूर कर दिया जाता है और केवल छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पैसे का बोलबाला है। पद जो है वो पैसों पर बिकते हैं, पैसों से बिकते हैं, आपकी योग्यता उस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यही वजह है, चाहे एसआई भर्ती की बात कहें, 35 लाख रुपए की बातें सामने आ रही है। पद जो हैं, पोस्ट जो हैं, वो पैसों से तौल कर आपको दी जा रही है। 84 लाख रुपए की बातें आ रही हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए। जी हां, इन बातों पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो ये थी नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ का दौरा, और छत्तीसगढ़ के दौरे में उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बात किया, पीएससी घोटाले को लेकर बात किया और सतनामियों के गुरुओं के बारे में उन्होंने बात कही कि किस प्रकार से सतनामी गुरु जो हैं वो पार्टियों का दामन थामते हैं, अपने वोटों को किस प्रकार से पार्टियों को बेचते हैं और सतनामी अनुयायियों को किस प्रकार से वोट बैंक के रूप में ये गुरु यूज कर रहे हैं। ये शब्द थे नरेंद्र मोदी साहब के। अपने इस अंतिम उद्बोधन में सिर्फ इतना कहते हुए इस वीडियो को यहीं पर रोकने वाला हूं। सतनामी, थोड़ा सा जाग जाओ और भगवे रंग के
लालच में आगे ना बढ़ो।